जाते हैं हम किस चीज के साथ चुनाव में जाते हैं? संगठन को लेकर, संगठन की विचारधारा को लेकर, बूथ को लेकर और शक्ति केंद्र को लेकर चुनाव लड़ते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का आवामंडल किससे होता है? कार्यकर्ताओं से होता है। पदाधिकारी बदलते रहते हैं, पदाधिकारी बदल जाते हैं। मैं 2 मंडल अध्यक्षों का नाम ले रही थी, विनोद जी और शर्मा जी। आज मंडल अध्यक्ष 3 और आगे। पदाधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन संगठन की विचारधारा नहीं बदलती रहती है। नेता बदल जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, उसके संगठन की विचारधारा नहीं बदलती है। इसका मतलब क्या हुआ? संगठन सर्वोपरि। हमारी आत्मा, हमारा प्राण कौन है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संगठन की विचारधारा। कोई भी नेता चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो, वो बड़ा नहीं है। बड़ा है तो क्या है? हमारा संगठन है, और संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए हम और आप हैं। आप जब इतिहास में जाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिसने भी पढ़ा होगा, संघ से लेके जनसंघ से लेके जनसंघ से लेके और भारतीय जनता पार्टी के गठन तक का, तो आपने देखा होगा। हम लोग पढ़ते हैं, कितने सालों से पढ़ रहे हैं, कितने कितने प्रमुख कार्यकर्ता जो दिन रात इस यात्रा में चले, उनके जीवन का एकमात्र ध्येय था। उनके पास आप इतिहास पढ़ेंगे तो उनके पास कोई पद नहीं होता था। वो किसी मंडल के अध्यक्ष नहीं होते थे, वो किसी मंडल के महामंत्री नहीं होते थे, जिला के अध्यक्ष नहीं होते थे, प्रदेश के पदाधिकारी नहीं होते थे। सिर्फ संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, सिर्फ एक संकल्प को लेकर कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह भगवा ध्वज लहराए, हर घर में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहुंचे, तब जनसंघ था, जनसंघ की विचारधारा पहुंचे। और कितने लोगों ने अपना जीवन समाप्त किया इस यात्रा को करते करते, संघर्ष करते करते, लाठियां खाई, उनके जेलों में गए कितने लोग। आपने पढ़ा, आपातकाल से लेके पहले का भी इतिहास आपने सुना है और देखा भी है, कई लोगों ने आंखों से देखा है। अब आप सोचिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी तो किसी माँ के सपूत थे, उनके मन में भी तो आशाएं थी, वो भी तो जीना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया इस देश की एकता और अखंडता के लिए। क्यों दिया भाई? क्योंकि देश की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वो अपने लिए नहीं जिए, अपने देश के लिए जिए, देश की एकता के लिए जिए, देशवासियों के लिए जिए, और संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हमारे लिए गर्व की बात है, गर्व की बात है कि एक तरफ हम 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज भी हम जो हमारी पंचनिष्ठाएं हमें जनसंघ के टाइम से मिली हैं, तीनों नेताओं ने दी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हेडगेवार जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्हीं पंच निष्ठाओं को अपने में आत्मसात करते हुए हम कार्यकर्ता के रूप में या सत्ता में काबिज होकर नेता के रूप में भी हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए हम कार्य कर रहे हैं। और पंचनिष्ठाएं क्या थी? क्या पंचनिष्ठाएं थी? सबसे पहले राष्ट्रीयता थी, उसके बाद लोकतंत्र था, उसके बाद सामाजिक और आर्थिक विषयों पर गांधी के विचारों को अपने में आत्मसात करना, मतलब सबको एक साथ लेकर चलना। और उसके बाद था सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता नहीं, मूल्यों पर आधारित राजनीति। और आज उन्हीं पंचनिष्ठाओं का परिणाम है, उन्हीं पंचनिष्ठाओं का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान दिया जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज हम विश्व की
सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की सेना आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए हम ना, हमारी जो जीत की यात्रा है ना, इतनी मुख्य रूप से शुरू हुई है। हिमाचल में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन उसके बाद हम लोग निरंतर जीत की ओर अग्रसर हैं। और उसी का परिणाम है कि आज देश में 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और 21 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। और मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़े दल है। मोदी जी के रूप में हमें एक करिश्माई नेतृत्व प्राप्त मिला है और उसी करिश्माई नेतृत्व ने आज पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का गौरव बढ़ाया है, हर भारतवासी का गौरव बढ़ाया है। आज जब हम विश्व स्तर पर भी जाते हैं ना, या यहाँ भी हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हमें ये शर्म नहीं आती कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीना ठोक के बोलते हैं कि हम मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूरे विश्व में हम अपने गर्व से बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, भारत देश के वासी हैं। पहले डरते थे क्योंकि किसको कहाँ चेकिंग हो जाती थी, उनके साथ मिसबिहेव होता था। मेरी तो फैमिली बहुत सारी अमेरिका वगैरह में रहती है, तो बताते थे कि हमें तो एयरपोर्ट में ही नंगा तक कर दिया जाता था, घंटों घंटों खड़ा रखा जाता था, हमें चोर समझा जाता था, हमें चोर बाजारी, भ्रष्टाचारी, ये इबारत हमारे ऊपर लिखी जाती थी। लेकिन आज जब हम बोलते हैं कि हम भारत से आए हैं, तो सब बोलते हैं कि मोदी के देश से आए हैं, ये सम्मान दिया है। आज हम सिर्फ भारतीय होने पर गर्व नहीं करते, आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज मोदी जी ने ऐसी इबारत लिख दी कि मोदी जी ने हमें ही नहीं, पूरे विश्व को एहसास करवाया अपने कार्यकाल में कि भारत महान था, महान है और महान रहेगा। भारत श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और मैं इसको विश्व गुरु बना के रहूंगा, मैं इसको सोने की चिड़िया बना के रहूंगा। यही कारण है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने एक दिन का 1 घंटा भी, शायद वो 3 या 4 घंटे सोते हैं, 3 या 4 घंटे दिन रात। और तीसरा कार्यकाल आपने देखा होगा, तीसरे कार्यकाल में तो मैंने अपने प्रधानमंत्री को एक दिन बैठे हुए नहीं देखा। अभी वो बंगाल होते हैं, थाईलैंड होते हैं, वहां से बंगाल से तमिलनाडु से अभी अरे अपनी अरब देश में जाएंगे। और फिर जो बचे बीच में टाइम होता है, उसमें देश में इतने कार्यक्रम क्या है, उनको पता है कि मैं 75 साल का व्यक्ति हूँ, मुझे इस देश की दशा और दिशा तय करने के लिए भागना होगा एक यंग व्यक्ति की तरह, तभी मैं देश का इतिहास बदल सकता हूँ। देश का इतिहास बदलने के लिए, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए ये व्यक्ति निरंतर कार्यरत है। और इसी का परिणाम है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए एक तरफ मोदी जी गरीब, मध्य वर्गीय, आम पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए गैस का चूल्हा, उनके लिए पानी, उनके लिए बिजली, उनके लिए शौचालय, उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बात तो लिख ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देश की संस्कृति, देश की परंपराएं, देश के हमारे पुराने रीति रिवाज, देश का मान सम्मान जिससे जुड़ा हुआ है, और उसके साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी परिभाषा को परिभाषित करते हुए अपने काम के माध्यम से सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आज विकसित भारत की एक छवि पूरे भारत विश्व में उन्होंने पेश की है। साथ ही साथ देश की संस्कृति, देश की मान सम्मान को भी पूरे विश्व में ये बताते हुए कि भारत की संस्कृति युगों से सबसे पुरातन संस्कृति थी, और अब मैं उसको फिर उसी सम्मान के साथ
फिर विश्व की नंबर 1 की संस्कृति के स्थान पर लेके आऊंगा। ये मोदी जी ने किया है और यही कारण है कि आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखते हुए मोदी जी ने धारा 370-35A का खात्मा किया। मोदी जी ने अपनी संस्कृति को पुनः विश्व की नंबर 1 संस्कृति पर लाने के लिए हमारे तिरंगा का मान सम्मान बढ़ाया, राम मंदिर बनाया और अब वक्फ बोर्ड को समाप्त किया। क्योंकि भाई और बहनों, वक्फ बोर्ड का बहुत हो हल्ला किया कांग्रेस पार्टी ने और उनके सहयोगी दलों ने, क्योंकि वो उनकी राजनीति का अड्डा है, अड्डा था राजनीति का। उसी के नाम पर वो वोट बैंक की राजनीति करते रहे। आपने देखा मोदी जी के शासन में पिछले 11 सालों में कई देश में दंगे हुए। पहले दंगे क्यों होते थे भाई? लड़ाया जाता था मुसलमान को हिंदुओं में। मोदी जी किसी भी समुदाय के, क्षेत्र के, धर्म के विरोधी नहीं है। मोदी जी का मानना है कि जो मेरे देश का हर देशवासी जो देश के विकास में दिन रात कार्यरत है वो मेरे देश का प्रिय नागरिक है, मैं उसका सम्मान करूंगा। इसलिए मोदी जी ने जब आवास योजना लाई तो क्या ये बोला कि मुस्लिम ईसाई का वो सर्वे करो और उनको अलग करो? किया मोदी जी ने? सबको मिला। अगर हर घर जल से नल मिला, सबको मिला। आयुष्मान भारत योजना लाए, सबके लिए लाए। तो इसका मतलब हमारी पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है, झूठ और प्रेम के नाम पर राजनीति नहीं करती है। मोदी जी का एक ही मानना है और भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है वो मानना है कि जो भी भारत की बात करेगा वो मेरे भारत का नागरिक है, मेरे देश का वासी है। और वक्फ बोर्ड का जो हो हल्ला किया था, वक्फ बोर्ड के आपने अब रूल्स रेगुलेशन सुने होंगे, आपने देखा होगा कि संसद में जब हमारे गृह मंत्री जी बोले, हमारे संसदीय मंत्री जी बोले और बाकी लोग भी बोले तो आपने सुना होगा। इनके विरोधी पार्टी के ऊपर ऐसा तमाचा पड़ा और आज बहुत सारे मुस्लिम भाई जो गरीब थे, जो पसमानदा मुस्लिम है, जो हिंदू से कन्वर्टेड होकर बनाए गए थे मुगल राज में, उनको आज न्याय मिला है। वक्फ बोर्ड का जिस तरीके से वो अंधाधुंध प्रॉपर्टियों को बढ़ा रहे थे सिर्फ अपना कुछ नेता अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, और जिस तरीके से हमारी संपत्तियों पर अधिकार किए जा रहे थे उनको रोकने के लिए मोदी जी वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए। उसमें उनको मुस्लिम समुदाय को भी बचाया उन्होंने और हम और आप लोगों को भी उसमें बचाया गया है। ये काम कर सकता था तो मोदी जी ही कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं। और अब आने वाले टाइम में 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके सम्मेलन भी हम करने वाले हैं। आप लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश का बहुत ज्यादा पैसा बचाएगा, सबसे बड़ी बात। और वो पैसा हमारे देश के विकास में लगेगा। गरीबों के घर बनेंगे, उनको शौचालय मिलेगा, उनको आवास मिलेंगे, उनको और स्वास्थ्य स्कीमें मिलेंगी और बेनिफिट मिलेंगे देशवासियों को। करोड़ों करोड़ों रुपया हम चुनाव में खर्च करते हैं। करप्शन का अड्डा बन जाता है चुनाव सभी पार्टियों के लिए। सभी पार्टियों के लिए मतलब कि जो पार्टियां करती थी पहले उसी पे तो जीती थी। ये जो मोदी जी ने नोटबंदी की ना, तो उनके घरों से जब रखा हुआ करोड़ों रुपया निकला ना, उसके बाद उनको अपनी वस्तु स्थिति पता लगा। नहीं तो पैसे के बल पर वोट खरीद के वो गरीब परिवारों को खरीद के, मध्य वर्ग के परिवारों को खरीद के, ठीक बोला सुक्खू जी ने। सुक्खू जी तो नहीं थे तब तो और ही थे, लेकिन जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ने जब उनके जिनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का चेहरा आगे रख के जब चुनाव लड़ा, इतना